तो हम बात कर रहे थे उपसर्ग किसी शब्द अथवा धातु के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, वह नए नए अर्थों का निर्माण कर देता है। और सिद्धांत कहता है उपसर्गों से बनने वाले जो समस्त पद हैं वो अव्ययी भाव समास का बोध कराते हैं। आइए उदाहरण से हम और अधिक समझते हैं इसको। निडर, निडर अपने आप में कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द है डर। नी उपसर्ग पहले लगा दिया, यहां बिना डर के, ये विग्रह हो गया इसका। नी उपसर्ग है बिना डर के, और समास का नाम क्या होगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि नी आगे उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग जोड़ा हुआ है। आप देखिए इसी प्रकार हम बेखौफ, बेखौफ, खौफ है मूल शब्द, बे अरबी फारसी एक उपसर्ग है विदेशी भाषा का। हिंदी में यह शब्द प्रयुक्त होता है, अरबी फारसी से बनने वाले, अरबी फारसी के लगभग 6000 से भी अधिक शब्द वर्तमान में हिंदी में प्रचलन में है बिना खौफ के। नालायक, नालायक, मूल शब्द लायक है, ना उपसर्ग लगा हुआ है। जो लायक न हो, जो लायक न हो, नालायक। उदाहरण लिया, विशुद्ध, विशुद्ध कोई शब्द नहीं है, विशुद्ध शब्द बनाया गया है, मूल शब्द है शुद्ध। वी उपसर्ग लगाकर विशुद्ध का निर्माण किया गया है। वी अर्थात विशेष, वी ज्ञान, विशेष ज्ञान, विभाव, विशेष भाव। तो यहां होगा विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, ये विग्रह हो गया। और इन सभी का जब नामकरण किया जाएगा, ये जिस समास में रखे जाएंगे वह अव्ययी भाव समास होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। अनुसार, सार से ठीक पूर्व, अनु, जैसा सार है वैसा। मैं आपके अनुसार यह कार्य कर लूंगा। सार, जो भी आपने समरी निकाली है, सारांश, वैसा। आई विल डू माई जॉब अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। जैसा सार है वैसा, जो भी सार निकाला गया है। अनुसार, अनु एक उपसर्ग है, सार मूल शब्द है। शुद्ध, शुद्धों, लायक, लायकों, खौफ, डर, डरों, कई प्रकार के डरों में, भयों में। निडर का आप देखिए उपसर्ग लगे हैं, मूल अर्थ परिवर्तित हो रहा है, ये विग्रह हो रहे हैं, और समास यदि नामकरण किया जाए अब ये भी भाव समास के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसी का तीसरा नियम हम ले लेते हैं। 3 नियम है, ये चर्चा हमने पूर्व में की। तीसरा नियम ये कहता है संज्ञा विशेषण, पदों की आवृत्ति में अव्ययी भाव समास होता है।
संज्ञा या विशेषण पदों की आवृत्ति में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी ऐसे पदों का विग्रह, ऐसे पदों का विग्रह उनके बीच में के बाद या और लगाकर किया जाता है। नाउन एक के बाद एक रिपीट होती जाए या एडजेक्टिव एक के बाद एक आते चले जाए तो वहां जो समास होगा वह भी अव्ययी भाव समास होगा। सिद्धांत कहता है कि यदि विग्रह करना है तो दोनों पदों के बीच में मध्य में या के बाद लगा दिया जाए अथवा और लगा दिया जाए। उदाहरण के लिए गांव गांव, राजनेता ने चुनाव में गांव गांव संपर्क किया। यही एक पंक्ति आ गई और यहां गांव गांव अंडरलाइन है, गहरा काला है, टेढ़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है और सवाल पूछा गया है गांव एक संज्ञा, गांव एक संज्ञा, विग्रह करेंगे, नाउन रिपीट हो रही है, गांव और गांव अथवा गांव के बाद गांव, गांव और गांव अथवा गांव के बाद गांव। यह कमरा अत्यंत साफ साफ प्रतीत होता है। साफ विशेषण है, साफ विशेषण है, विग्रह करेंगे साफ और साफ और साफ और या साफ के बाद साफ के बाद साफ के बाद साफ और साफ और साफ साफ और साफ या साफ के बाद साफ। नगर नगर, नगर और नगर, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिन और दिन। इसी प्रकार हर शब्द का विग्रह बीच में के बाद या और लगाकर नहीं होगा। हर का विग्रह नहीं होगा। लेकिन हर शब्द का नहीं। कहीं कहीं हमें सीधे अर्थ ग्रहण करने पड़ेंगे। सीधे अर्थ स्पष्ट। देखिए एक उदाहरण से मैं बात को और अधिक समझाता हूं। बीचों बीच, अब यहां बीच के बाद बीच आएगा, बीच और बीच आएगा या सीधा अर्थ है इसका, ठीक बीच में। बाढ़ की सूचना मिलते ही गांव को रातों रात खाली करवा दिया गया। रात के बाद रात, रात और रात या उसी रात में अधिकारी को रिश्वत मिलते ही अपराधी को हाथों हाथ छोड़ दिया गया। हाथ के बाद हाथ, हाथ और हाथ या उसी हाथ में, तुरंत, तत्काल, सीधे अर्थ भी हम ले सकते हैं। तो हर शब्द का विग्रह के बाद और लगाकर नहीं होगा। तीसरा
हमारा जो नियम है संज्ञा अथवा विशेषण पदों की जब आवृत्ति होती है वहां जो समास होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक अंतिम उदाहरण से हम इस समास के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए, एक शब्द लिखा भरपेट और पेट भर। क्या दोनों पदों में कोई अंतर है? जो भरपेट का अर्थ है वही पेट भर का अर्थ है। एक अंतर है, यहां संज्ञा बाद में है, यहां संज्ञा पूर्व में है। अवयव पूर्व में है, अवयव पश्चात है। हमने पहला नियम ये जाना था, पूर्व पद अवयव जहां होगा वो जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। ये दोनों पद जिस समास के उदाहरण है वह समास है अव्ययी भाव समास। ये जो है नाम पद पूर्व अव्यय नाम पद पश्चात पूर्व अवयव पश्चात अवयव। तो अब अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं, यदि दोनों में से एक पद भी अव्यय है वह जो समास है अव्ययी भाव है। दूसरा नियम, उपसर्गों से बनने वाले जितने भी समस्त पद हैं अव्ययी भाव समास का बोध कराते हैं। और तीसरा नियम, संज्ञा तथा विशेषण पदों की जब आवृत्ति होती है अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसी प्रकार समास के अगले सत्र में तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समासों के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।